सब कुछ तब शुरू हुआ जब मुझे कुछ अजीब सा लगा। एक अमीर इलाके में डिलीवरी करते हुए मैंने गलती से एक ऐसा राज सुन लिया जो इंसानियत की तकदीर बदल सकता था। वो एक इमरजेंसी ऑर्डर था और ट्रक में सोलर पैनल, ब्लास्ट प्रतिरोधी दरवाजे और मजबूत खिड़कियां थीं। पहली नजर में यह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सबसे अजीब चीज थी एक वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन पंप। उस आलीशान इलाके के महलों को पानी सीधे पहाड़ों की झरनों से मिलता था, जो जमीन के नीचे एक प्यूरिफिकेशन सिस्टम से होकर गुजरता था। वहां से साफ पानी कहीं नहीं मिलता था। ये प्यूरिफिकेशन पंप्स बिल्कुल बेकार थे। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे आगे एक काफिला था। मेरे अनुभव से हर ट्रक में अलग सामान था। कुछ में रोजमर्रा की जरूरतें थीं, कुछ में खाना और एक में नए फर्नीचर भरे थे। मैंने दरवाजा खोला, बाहर निकला और दूसरे ड्राइवर के पीछे लाइन में जुड़ गया। मैंने सिगरेट जलाई और कैजुअली बातें शुरू की। ये लोग वाकई में बहुत अमीर हैं, इतनी चीजें खरीद रहे हैं। क्या ये पूरे इलाके में कोई कन्वीनियंस स्टोर खोलने वाले हैं? उनकी बात पर मैं हंसा, लेकिन दिल में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। बात बढ़ाने ही वाला था कि अचानक पेशाब की तलब हुई। मैंने अनलोडिंग का हाल देखा और ड्राइवर के कंधे पर थपकी दी। क्या तुम मेरी ट्रक पर नजर रखोगे? मैं वॉशरूम जा रहा हूं, जल्दी वापस आऊंगा। अमीर इलाके में फैसिलिटीज तो बहुत थीं, लेकिन कोई भी आउटसाइडर के लिए नहीं थी। थोड़ी भटकने के बाद मुझे एक पब्लिक रेस्ट रूम मिला जो एक कोने में छुपा था। काम खत्म करके वापस लौटने का रास्ता भी लंबा था। तभी मेरी नजर कुछ पर पड़ी। एक विला के पिछवाड़े में दो सूट पहने आदमी गंभीर चेहरे लेकर अनलोडिंग ट्रकों को देख रहे थे। मैं चुपके से पास गया और कोने की छाया में छिप गया। कितना समय लगेगा क्यूर बनाने में? कम से कम 2 हफ्ते। मैं समझ नहीं पा रहा। वे तो पहले ही सेफ फैसिलिटी दे रहे हैं, तो फिर तुम अपने घर में बंकर क्यों बना रहे हो? तुम कुछ नहीं जानते। उस सेफ फैसिलिटी का टिकट $1 अरब का है, और हालत कैसी होगी कोई नहीं जानता। मैं तो अपने घर में रहना बेहतर समझता हूं। क्या ज़ॉम्बीज बुलेट प्रूफ दरवाजे तोड़ पाएंगे? जैसे ही मैंने ज़ॉम्बीज शब्द सुना, मेरी रूह कांप उठी। सिर से लेकर उंगलियों तक एक ठंडी सनसनी दौड़ गई। अगर यह कहीं और सुना होता तो मैं इसे बकवास समझ देता, लेकिन यह शहर का सबसे अमीर इलाका था और ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि समाज के सबसे ऊंचे स्तर की जानकारी रखने वाले लोग थे। चाहे कितना भी पागल सुनाई दे, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जैसे जैसे वे ज़ॉम्बीज की बात कर रहे थे, मेरी शकक बढ़ती गई, लेकिन मैं और ज्यादा रुक नहीं सकता था। एक वजह तो यह थी कि पकड़े जाने का खतरा था। दूसरी वजह यह थी कि मुझे अपने लिए समय चाहिए था। आज के बड़े ऑर्डर की अर्जेंसी देखकर साफ था कि वक्त कम रह गया है। मैं जल्दी वापस आया तो देखा मेरी ट्रक पहले ही उतर रही थी। तुम नहीं थे तो मैंने तुम्हारे लिए जल्दी करवा दिया। अब उतार रहे हैं, शुक्रिया दिल से। मैंने ध्यान से नहीं सुना और बस हां में सिर हिलाया। ट्रक में चढ़ते हुए मैं रुक गया और फिर पीछे मुड़ा। पैसे मिलने के बाद जरूरी सामान जरूर जमा कर लेना, खाना, पानी, रोजमर्रा की चीजें। आने वाले दिनों में ज्यादा घर में रहना। बस इतना ही कह सकता हूं। ज्यादा बोलता तो मुसीबत में पड़ जाता। जब सब सामान उतर गया, पैसे तुरंत मेरे फोन में आ गए। मैंने एक पल भी गंवाए बिना सीधे विला इलाके से बाहर निकल लिया। अपनी बचत और क्रेडिट चेक की तो पता चला मेरे पास कुल 2 लाख युआन थे। मैं सोचने लगा 2 लाख से तो उस ट्रक जैसा एक भी लॉट नहीं खरीदा जा सकता। तभी एक आइडिया आया, एकदम बेबाक आइडिया। मैंने सप्लायर को कॉल किया और कहा कि एक और ग्राहक को वही सामान चाहिए। मैं तुरंत लेने आ रहा हूं और बिल पहले वाले ग्राहक के नाम कर देना। सप्लायर ने बिना सवाल किए हामी भर दी। उन्होंने बस कहा आओ और सामान ले जाओ। वो अमीर लोग इतने बिजी थे अपनी बंकर बनाने में कि एक और खर्च का पता भी नहीं चला। वैसे भी प्यूरिफिकेशन पंप्स और सोलर पैनल्स मिलना आसान नहीं था, तो मैंने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। मेरे पैसे सीमित थे, हर पैसा जरूरी चीजों पर खर्च होना था। बड़ी मशीनरी के बाद मुझे सर्वाइवल सप्लाईज पर ध्यान देना था। मैं एक बड़े वेयरहाउस स्टाइल होलसेल सुपरमार्केट गया, जहां सब कुछ मिलता था। रोजमर्रा की जरूरतें, खाना, थोक छूट, सब कुछ। सबसे अच्छी बात यह थी कि एक कार्गो ट्रक लेकर जाना किसी का ध्यान नहीं खींचता था। मैंने मैनेजर से मिलकर सारी जरूरी चीजों की लिस्ट दी। सबसे पहले बेसिक सामान लिया, टिश्यू, तौलिए और 30 बड़े पानी के ड्रम, पावर बैंक, अल्कोहल, डिसइंफेक्टेंट और हर तरह के घरेलू सामान। जब ज़ॉम्बीज सड़कों पर घूमने लगेंगे तो आम जिंदगी खत्म हो जाएगी। रोजमर्रा की चीजों में पिकी होने का कोई फायदा नहीं था। जो सच में जरूरी था वो था जीवन बचाने वाला खाना और पानी। इंस्टेंट नूडल्स बनाने के लिए बिजली और पानी दोनों चाहिए थे, इसलिए मैंने कम लिए। 20 केस काफी होंगे। ब्रेड और रेडी टू ईट केक के 50-50 केस, ताजा तारीख वाले कैंड फल और मांस के 20-20 केस, 600 पाउंड चावल, 400 पाउंड आटा और 10-10 बैग सोयाबीन और गेहूं, 50-50 पाउंड सूखे वुडियर मशरूम्स, सूखे मशरूम्स और क्योर्ड हैम, 50 पाउंड फ्रीज ड्राइड सब्जियां, 5-5 केस चॉकलेट और कैंडी जल्दी ऊर्जा के लिए, 2 केस विटामिन टैबलेट्स। नीचे देखा तो बियर और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी लिस्ट में थे।
तो मैं रुका। मेरा बजट अनलिमिटेड नहीं था। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं खरीद रहा था, अपनी माँ बाप के लिए भी तैयारी करनी थी। हर पैसा मायने रखता था। बियर, सोडा और स्नैक्स जरूरी नहीं थे। क्या वाकई ये चाहिए थे? मदद कर रहे कर्मचारी ने मेरी हिचक देखी। हमारे यहां छुट्टी का प्रमोशन चल रहा है। बियर और ड्रिंक्स पर 70% छूट है। अगर आप 20 केस या उससे ज्यादा खरीदते हो। 20 केस ज्यादा नहीं थे। मुझे नहीं पता था यह संकट कितना लंबा चलेगा, लेकिन जिंदगी में थोड़ी खुशी भी चाहिए। मैंने सिर हिलाया और 5 केस बियर, 5 केस कोला, 5 केस ऑरेंज जूस और मां का पसंदीदा ड्रिंक लिया। फिर ढेर सारे स्नैक्स भी लिए, चिप्स, मसालेदार स्ट्रिप्स, कुकीज और जो भी जगह में फिट हो पाया। जब ट्रक पूरी तरह भरा तो मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मुस्कुराते कर्मचारी ने बिल दिया। प्रमोशन के बाद कुल रकम 47,000 है। मैंने भुगतान किया और पर्स में दर्द महसूस किया। बैलेंस चेक किया तो पता चला बाकी जरूरतों के लिए पैसे बच गए हैं। होलसेल स्टोर छोड़कर मैं सबसे बड़े फार्मेसी गया। मां बाप की नियमित दवाएं, एंटीबायोटिक्स, सर्दी खांसी की दवाएं, दस्त की गोलियां, सांप के काटने की टैबलेट्स और सबसे जरूरी आयोडीन, पट्टियां और प्लास्टर लिए। चेकआउट करते हुए मैंने अतिरिक्त विटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट भी लिए। हालत खराब होने पर बाहर इलाज के लिए जाना मुश्किल होगा, इसीलिए जो था उसी पर निर्भर रहना होगा। खाने पीने की चीजें और सर्वाइवल सप्लाईज के बाद अगला कदम था जिंदा रहना। ऐसी परिस्थिति में लोग ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मैं गया एक हार्डवेयर स्टोर। मैं पहले वहां माल डिलीवर कर चुका था, इसलिए मालिक से जान पहचान थी। जो सामान आम लोगों के लिए मुश्किल होता था वो मुझे उससे आसानी से मिल जाता था। मैंने बताया कि मैं न्यू ईयर के बाद ट्रकिंग छोड़कर जंगल की जमीन संभालना चाहता हूं। मालिक हंसा, कंधे पर थपथपाया और एक पावरफुल चैनसॉ की सलाह दी। उसे हाथ में पकड़ते ही उसका वजन महसूस हुआ। चालू करने पर तेज ब्लेड अपोकैलिप्स में खुद की रक्षा के लिए सबसे बढ़िया हथियार बन जाएंगे। मैं लेता हूं। मैंने 2 चेनसॉ खरीदे। फिर बताया कि मुझे जंगल में शिकारियों और जंगली सुअरों की चिंता है। मैंने 30 हंटिंग ट्रैप्स और ड्रिल, स्क्रूज और बाकी कंस्ट्रक्शन टूल्स भी लिए। बहुत कुछ लिया क्योंकि घर में बड़े बदलाव करने थे। रजिस्टर करने और भुगतान के बाद मालिक ने एक्स्ट्रा नाखून और स्टील वायर भी दे दिया। मैंने धन्यवाद कहा, सब लोड किया और अपने गांव की तरफ रवाना हुआ, वहां जहां मेरे मां बाप रहते थे। एपोकलिप्स में कोई जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती, लेकिन कम आबादी वाला इलाका सही फैसला था। मेरा गांव पहाड़ों के पास गहरी कंट्री साइड में था। बहुत कम लोग रहते थे। हर घर के पास काफी जगह थी और सबसे नजदीकी पड़ोसी 100 मीटर से भी दूर था। पेड़ और बांस से घिरा हुआ था, जो शेल्टर के लिए परफेक्ट था। मैंने ट्रक हमारे आंगन में पीछे की ओर लगाया। मेरे मां बाप ने आवाज सुनी। जैसे ही वो बाहर आई, मैंने ट्रक पार्क किया, कूद कर उनके गले लग गया। उन्हें देखकर ही मुझे असली राहत मिली। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे मां बाप सोच रहे थे कि मुझसे कुछ बुरा हुआ है और तुरंत मुझे सांत्वना देने लगे। जब मैं शांत हुआ तो मैंने बैठाकर सब कुछ धीरे धीरे समझाया। मेरे मां बाप की पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई थी। उनके लिए ज़ॉम्बीज जैसी कोई चीज कभी रही नहीं। वे एक दूसरे को देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह ना समझ पाने के बावजूद मेरी मां घर में खोजबीन कर परिवार की बचत की किताब निकालकर मुझे दे दी। तुम्हारे पापा और मैं ये सब ठीक से नहीं समझते, लेकिन ये पैसे हमने तुम्हारे लिए बचाए हैं। मैंने बचत की किताब कसकर पकड़ ली और सिर हिलाया। फिर पापा और मैंने ट्रक उतारना शुरू किया। करीब 4 घंटे लगे और अंत तक हम पसीने से भीग गए। हमारे 2 मंजिला गांव के घर का सबसे बड़ा फायदा, थोड़ी जगह थी। मेरे कमरे के अलावा ऊपर की हर कमरा खाली था, जो आमतौर पर सामान रखने के लिए इस्तेमाल होता था। अब ये सारे कमरे मेरे जमा किए सामान के लिए परफेक्ट थे। पापा और मैंने सब सामान उतारा और मैंने मां से कहा कि पानी के ड्रम एक अलग कमरे में रखो और पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक पाइप लगाओ। हमने हर ड्रम को कमर तक पानी से भरा। कल प्यूरिफिकेशन सिस्टम आने के बाद यह सब पीने के लायक पानी बन जाएगा। बोतल बंद पानी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। सामान उतारने के बाद मैंने प्रॉपर्टी का निरीक्षण किया। पिछवाड़े में एक बांस का जंगल था जो पूरी तरह से नजर से छुपाता था। एक तरफ दीवार के पास चिकन का पिंजरा था। भविष्य में अंडे और मांस मिल सकता था। उसके पास एक छोटा वेजिटेबल गार्डन था। वो बड़ा नहीं था, ज्यादातर फसलें कहीं और उगाई जाती थीं। ये बस प्याज और लहसुन जैसे छोटे पौधे थे। मैंने सुझाया कि सारे मुर्गियों को खाली पिग शेड में ले जाया जाए, क्योंकि वहां ज्यादा जगह थी। वो ज्यादा छुपा हुआ था और आवाज से बेहतर इंसुलेटेड था। खाली चिकन कूप को अतिरिक्त बागीचे में बदला जा सकता था। मेरे मां बाप मेहनती किसान थे और उनके पास पहले से ही बहुत अच्छे बीज थे जो अच्छी तरह बच जाते थे। ताजा सब्जियां उगाना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन सिर्फ सामान से काम नहीं चलता था, सुरक्षा भी बढ़ानी थी। अगर लोगों को पता चल गया कि हमारे पास इतना खाना और सामान है, तो वे हमें लूटने की कोशिश करेंगे।
पापा और मैंने योजना बनाई कि दीवारों के ऊपर इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई जाए ताकि कोई घुसपैठ न कर सके। हर खिड़की मजबूत की जाएगी और सारे दरवाजे वे ही ब्लास्ट रेसिस्टेंट मटेरियल से बदले जाएंगे जो विला इलाके में अमीर लोग इस्तेमाल करते थे। अंत में प्रवेश द्वार के पास मिट्टी के नीचे हंटिंग ट्रैप्स भी छिपाए जाएंगे। गणना करने पर पता चला कि हमारी बचत और माँ बाप के पैसे मिलाकर यह सब आराम से हो जाएगा। फिर भी उस रात मेरी नींद खराब रही। मैं सोचता रहा कि कहीं कुछ खरीदना तो भूल नहीं गया। मैं करवटें बदलता रहा जब तक सुबह नहीं हुई। जब मैं उठा तो आंखों के नीचे काले घेरे थे और मैंने देखा कि मेरे माँ बाप भी उतने ही थके हुए लग रहे थे। नाश्ते के बाद पापा और मैं प्यूरिफिकेशन पंप्स, सोलर पैनल्स और मजबूत दरवाजे लेने निकले। घर लौटते वक्त माहौल भारी था। शहर में जिंदगी अभी भी चल रही थी, तो मुझे लगा शायद मैंने सब कुछ गलत सुना हो, शायद ये सब सिर्फ अफवाह थी। पापा ने मेरी तरफ देखा, मेरी सोच समझ गए। उन्होंने हंसते हुए माहौल हल्का किया। हमारे पास अभी पैसे हैं ना, चलो सुपरमार्केट चलते हैं, मुझे हेयर डाई खरीदनी है। मैंने स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली कर दी और उन्होंने आराम से कहा, दुनिया खत्म हो जाए, जिंदगी तो चलती रहती है। तुम्हारी माँ और मैंने बहुत दिन से बाल रंगे नहीं, सफेद बाल छुपाना मुश्किल हो रहा है, चलो कुछ खरीदते हैं, ये तुम्हारी माँ को खुश कर देगा। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। चूंकि हम सुपरमार्केट में ही थे तो कुछ और सामान भी ले लेते हैं। पापा सही थे, जिंदगी तो जानी ही है। मैं जो जानकारी सबसे पहले जान पाया था उसका फायदा उठाकर बचा हुआ वक्त खुशी से बिताना चाहता था। बचे हुए पैसे देखकर मैंने बहुत सारी ताजी और महंगी चीजें खरीदी। चेरी, स्ट्रॉबेरी, सी फूड, ऐसी चीजें जिन पर आमतौर पर पैसे खर्च नहीं करता। वे ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं और मैं उन्हें बचाने का भी इरादा नहीं रखता था। ये कुछ दिन खुशी से बिताने के लिए थे। हम घर लौटे, थैले और डिब्बे लेकर, और सब कुछ मां को सौंप दिया जो मुस्कुरा रही थी। फिर मां बाप और मैं चुपचाप काम में लग गए। सोलर पैनल और प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। असली दिक्कत थी मजबूत दरवाजे और कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इन्हें लगाते वक्त बहुत शोर होता और ध्यान भी खींचता। मैंने सुरक्षा बार लगाए और पापा दरवाजे और इलेक्ट्रिक फेंसिंग पर काम कर रहे थे। लगातार 2 दिन काम करने के बाद हमारे पड़ोसी अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाए और सूरजमुखी के बीज लेकर साइट पर आ गए। क्या कर रहे हो यहां? पसीना चेहरे पर टपक रहा था। मैंने पहले से तैयार जवाब दिया, मैं छुट्टियों में घर आया हूं, इसीलिए थोड़ा रेनोवेशन कर रहे हैं। एक टूटी फूटी जगह पर गर्लफ्रेंड नहीं ला सकता ना, यह ठीक नहीं होगा। पड़ोसी ने समझदारी से ओह कहा, थोड़ी बात की और चले गए जब तक हमारे ब्लास्ट प्रतिरोधी गेट और इलेक्ट्रिक फेंसिंग पूरी तरह लग गए। 5 दिन बीत गए। उस शाम हमारा परिवार एक बड़े खाने के साथ सुरक्षा पूरी होने का जश्न मना रहा था। टीवी पर खबरें एक तटीय शहर में हुए एक बड़ा ट्रैफिक एक्सीडेंट दिखा रही थी। माहौल भयानक था, चीखें हर तरफ गूंज रही थीं और सड़कों पर खून फैला हुआ था। मां ने फुटेज देखकर सिर हिलाया, यह तो बड़ा हादसा होगा। लेकिन मैंने स्क्रीन के एक छोटे फ्लैश में एक डरावना नजारा देखा। एक कार में बैठा इंसान, फीके हरे रंग की त्वचा, सफेद आंखें और भयानक तरीके से मुड़ा हुआ शरीर था। वो था एक ज़ॉम्बी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए और हर सुरक्षा इंतजाम को फिर से जांचने लगा कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। पापा ने मेरी बेचैनी देखी, मेरे साथ बाहर गए और कंधा दबाकर कहा कि जो हमने किया है वो सबसे आगे है, चाहे कुछ भी हो। हमारा परिवार इस आपदा को साथ मिलकर झेलेगा। जैसे जैसे नया साल करीब आ रहा था, गांव में भीड़ बढ़ने लगी। प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे थे। छुट्टियों की खरीदारी के दौरान मैंने और सामान इकट्ठा किया। बाजार में चलते हुए मैंने पटाखों के ढेर देखे और हर तरह के फायरवर्क्स। तभी मुझे एक और आइडिया आया। मैंने पूरे पटाखे की दुकान खरीद ली और सब कुछ स्टोर में जमा कर दिया। ज्यादा होने में क्या हर्ज था। नए साल की रात हमारा परिवार सालों का सबसे शानदार खाना खा रहा था। नए साल का दूसरा दिन सामान्य बीता। फर्क सिर्फ इतना था कि हमारा परिवार रिश्तेदारों से मिलने नहीं गया। तीसरे दिन सुबह की खबरों में कई जगह हमलों की खबरें आईं। सभी खुशहाल छुट्टियों की खबरों के बीच ये रिपोर्टें काफी अलग थीं। हमारा परिवार टीवी के सामने नर्वस होकर बैठा। हथियारबंद लोग पागल हो चुके लोगों का सामना कर रहे थे जो राहगीरों पर हमला कर रहे थे। वे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स चला रहे थे, लेकिन संक्रमित बिल्कुल उसी तरह दिख रहे थे जैसे मैंने एक्सीडेंट की फुटेज में देखे थे। फीकी त्वचा, उभरी हुई सफेद आंखें और खून से लथपथ मुंह जो किसी पर भी झपटता था। पापा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने टीवी बंद किया और खड़े होकर कहा, मैं पड़ोसियों को देखता हूं, मैं इलेक्ट्रिक फेंस चालू करता हूं। ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हो चुका था। पहले एक शहर ने बताया कि कांटे जाने के बाद भर्ती हर मरीज की मौत हो गई। फिर मेडिकल स्टाफ संक्रमित होने लगे। स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो गई। जल्द ही हर सड़क पर हमलावर और शिकार भर गए। सोशल मीडिया और खबरें अचानक इस वायरस पर चर्चा से भर गईं।
एक पल में सब लोग नए साल की खुशियां मनाने से सीधे अपोकलिप्स की हकीकत में आ गए। विशेषज्ञों ने कई बैठकें की, लोगों को घबराने से मना किया और बताया कि क्यूर पर काम चल रहा है। उन्होंने सबको घर में रहने की सलाह दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वायरस शायद बहुत पहले ही फैल चुका था। स्प्रिंग फेस्टिवल ट्रैवल देश की सबसे बड़ी मानव माइग्रेशन होती है। करोड़ों लोग एक दूसरे से मिलते हैं। वायरस इतनी तेजी से फैल गया कि अब जो दिख रहा था वो बस इसका विस्फोट था। जब तक बिजली और इंटरनेट काम कर रहे थे, मैंने हर पावर बैंक चार्ज किया और बड़ी मात्रा में। ई बुक्स, मूवीज, टीवी शोज और कुछ बेसुध करने वाले ऑफलाइन गेम्स डाउनलोड किए। आगे के दिन लंबे होंगे, मुझे कुछ चाहिए था टाइम बिताने के लिए। डाउनलोड खत्म होने से पहले ही बाहर से चिल्लाने की आवाज आई, अंकल हान, दरवाजा खोलो, हम कुछ दिन तुम्हारे यहां रुकने आए हैं। मैंने दूसरी मंजिल की खिड़की से देखा, वो हमारे नजदीकी रिश्तेदार थे। पापा ने भी बाहर देखा और फिर दरवाजे की तरफ चल दिए।